निकिता आवाज आ रही है? कल हमने श्रीलंका कंप्लीट कर लिया था, नेपाल पढ़ा, भूटान, नेपाल पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन। हल्का सा पार्ट है, ज्यादा पार्ट तो नहीं है इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रिटेन संसद की जननी कहलाता है, संसद की जननी कहलाती है। कहाँ की संसद? ब्रिटेन की संसद। सवाल पूछा जाए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत ने कहां से ली? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। आपको याद रखना है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या संसद है, किस प्रकार से है, इसमें शक्ति विभाजन कैसे पाया जाता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्य, राष्ट्रपति जी का क्या कार्य, सारी बातें पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन की संसद क्या कहलाती है? संसदों की जननी कहलाती है। अब ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। ब्रिटेन बहुत पहले क्या अपना चुका था? लोकतंत्र। यहां रक्तहीन क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? रक्तहीन क्रांति। अब इस क्रांति को हम कैसे समझ सकते हैं? 1688 के आसपास थी है। रक्तहीन क्रांति की हम बात करें तो इस क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? रक्त क्रांति में यहां पर समय के साथ साथ, समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते चले गए। क्या होते चले गए? परिवर्तन होते चले गए। देखो, बदलाव दो प्रकार के होते हैं। बदलाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा? शक्ति के आधार पर बदलाव, शक्ति के आधार पर बदलाव। दूसरा बदलाव कौन सा? आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदलाव, अनुसार बदलाव। ये दूसरा बदलाव होता है। जो इंग्लैंड में बदलाव हुआ वो कैसा बदलाव था? आवश्यकता अनुसार बदलाव था। जैसे जैसे इंग्लैंड में परिवर्तन होता चला गया वैसे वैसे ही इसमें उन्होंने अपने आप में बदलाव शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने आप में बदलाव करते ही चले गए और जैसे जैसे समय की मांग थी वैसे वैसे ही इन्होंने बदलाव शुरू करना शुरू कर दिया। जैसे उनको लगा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए तो किसी ने विरोध नहीं किया और बहुत आसानी से उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली अपना ली। तो इंग्लैंड की क्रांति इसलिए भी रक्तहीन क्रांति मानी जाती है कि यहाँ क्रांति तो हुई लेकिन इसमें मारकाट नहीं थी, हिंसा इसमें नहीं थी। बहुत आसानी से स्वतः ही सब परिवर्तन इसमें होते हुए चले गए और वर्तमान स्थिति में इंग्लैंड आज आ गया। पहली बात समझ में आई, इंग्लैंड में लोकतंत्र किस प्रकार से आया और क्या सा रहा। यहाँ एक कहावत है, कथन। कथन क्या है? राजाओं का राज, राजाओं का राज जा चुका है,
परंतु राजा अमर रहेगा। राजा अमर रहेगा, ये कथन यहाँ पर चलता है। कहाँ? ब्रिटेन में। यानी कि जो राजा लोग थे उनका राज जा चुका है। ब्रिटेन में हम जानते हैं राजा भी होता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की कार्यपालिका, अभी हम समझेंगे संसद के बारे में। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है, और नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति जी की तरह कहाँ होती है? उनके भी राष्ट्रपति जी के पास जो क्या होता है? राजा होता है। प्रिंस ऑफ ब्रिटेन जिसे कहा जाता है। तो ब्रिटेन की कहानी यहाँ पर समाप्त। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसद, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। राजाओं, कथन क्या प्रसिद्ध है कि राजाओं का राज जा चुका है लेकिन राजा अभी जीवित है। किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। बहुत पहले लोकतंत्र कहाँ आ गया था? ब्रिटेन में आ गया था। कौन सी क्रांति के माध्यम से? रक्तहीन क्रांति के माध्यम से यहाँ आ गया था। क्या है? समय के साथ साथ जो जो डिमांड्स इनकी हुई, जिन जिन की आवश्यकता इनको हुई, वो चीजें ये अपनाते चले गए। आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। कुल मिला के सभ्य समाज था। सभ्य समाज की पहचान क्या होती है? आसानी से अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है। कौन सा समाज? सभ्य समाज। और प्रकृति के साथ ये आसानी से बदल जाता है। असभ्य की निशानी क्या होती है? शक्ति के दम पर बदलाव लाया जाता है। किसके दम पर? शक्ति के दम पर बदलाव लाया जाता है। जिसमें तालिबान का उदाहरण हम जानते हैं, सीरिया का उदाहरण जानते हैं, टर्की पाकिस्तान का उदाहरण जानते हैं। आवश्यकता अनुसार बदलाव कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में आसानी से लोकतंत्र आ गया। इसके बाद पोलैंड का उदाहरण है, उसके बाद रसिया का है, अमेरिका का हम कर ही चुके हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसमें कोई टॉपिक बचा हो तो आप जरूर देख लेना। कोई, मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक हो चुके हैं, फिर भी कोई बिंदु अगर रह गया हो तो आप जरूर देखना। इसमें से एक हट के बिंदु अभी तो नहीं आया, लास्ट चैप्टर का है, लेकिन उसको अभी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर मामला बैठेगा नहीं। मैं पहले भी बता चुका था, उसको रिपीट करके हल्की सी आगे की बात उसमें जोड़ते हैं। हम बात करते हैं सरकार की, फिर तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। यहां तक 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। सरकार के कितने अंग? 3। पहला कौन सा? कार्यपालिका। मेरे साथ साथ आप लोग ये चार्ट बना लीजिए। कार्यपालिका। दूसरा कौन सा? व्यवस्थापिका। और तीसरा कौन सा? न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? नाम मात्र की। दूसरी कौन सी? वास्तविक। नाम मात्र की में कौन आता है? राष्ट्रपति जी और राज्यपाल। ये कहाँ आते हैं? केंद्र में। ये कहाँ आते हैं? राज्यों में। वास्तविक में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री जी। कहाँ? केंद्र में। राज्यों में कौन आएंगे? सीएम साहब। व्यवस्थापिका को और क्या कह सकते हैं? विधायिका। और क्या कह सकते हैं? संसद। किनसे मिलकर बनी होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर।
इन तीनों से मिलकर बनी होती है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। न्यायपालिका कैसी है भारत में? एकीकृत। इसमें ये पिरामिडीय व्यवस्था है। कैसी है? पिरामिड व्यवस्था। पिरामिड के आधार पर है। ऊपर कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर पिनल कोर्ट। ठीक है, इसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल देखना आप क्या है, आप मेरे साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें। और ये आपके 10th, 11th और 12th ये बेसिक जो जानकारी है उसका पूरा चार्ट यहाँ पर आ गया। जैसे ही मैं आपको विधायिका का नाम लूंगा आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि सर संसद की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नाम मात्र की कार्यपालिका को बताएं तो आपका ध्यान सीधा एक ही बात पर जाएगा कि मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति की। और अगर मैंने सवाल पूछा कि राज्य में न्यायपालिका राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, तो देखो पहले आएंगे हम कार्यपालिका में। फिर मैंने पूछा नाम मात्र, तो नाम मात्र ये रहा। मैंने बात की राज्यों की, तो ये रहा। और राज्यपाल महोदय होते हैं। आंसर समझ में आया कि मैंने पूछा वास्तविक कार्यपालिका केंद्र के अध्यक्ष कौन है, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन, तो आपका ध्यान गया सीधा कार्यपालिका पर, कार्यपालिका में वास्तविक पर, और वास्तविक में कहा गया केंद्र पर। और आपने देख के बता दिया, याद करके बता दिया कि प्रधानमंत्री केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इस इंडेक्स को आप बना लीजिए, फिर किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि ये जो अपनी शब्दावली है ये अपने को पूरे 4 साल काम आती रहेगी। भावना बन गई क्या इंडेक्स? सर व्यवस्थापिका में नीचे क्या लिख रखा है? क्या कह रहे हो? व्यवस्थापिका में नीचे क्या लिख रखा है? ये व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद है ना, संसद तीनों से मिलकर बनती है। यस सर। आप चाहो तो इसको हटा दो, संसद तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। संसद का जो निर्माण है वो किस किस से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। और व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? विधायिका। और क्या कहते हैं? संसद। और क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। न्यायपालिका में हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो आप, इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, इसको कहते हैं उच्च न्यायालय, इसको कहते हैं हाई कोर्ट, और सॉरी ये उल्टा हो गया ना, जिला न्यायालय। इसको सही करना भाई, हाई कोर्ट ऊपर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे आएगा, इसको सही करना है। फिर पिनल कोर्ट, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। देखो फिर से देखते हैं, सरकार के कितने अंग? 3। पहला कौन सा? कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2। पहली कौन सी? नाम मात्र की। दूसरी कौन सी? वास्तविक। नाम मात्र की में कौन आते हैं? केंद्र में तो कौन आएंगे? राष्ट्रपति। राज्य में कौन आएंगे? राज्यपाल। वास्तविक में कौन आएंगे? केंद्र में तो कौन आएंगे? प्रधानमंत्री। राज्य में कौन आएंगे? राज्य के प्रमुख, सीएम साहब। व्यवस्थापिका को क्या कह सकते हैं? विधायिका कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। और संसद को और क्या कह सकते हैं? लोकसभा और राष्ट्रपति और राज्यसभा कह सकते हैं। तीसरा कौन सा? न्यायपालिका। सवाल आता है भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो किस प्रकार की है? एकीकृत न्यायपालिका है। जो किसके सिद्धांत पर है या किस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका बनता है? तो पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। पिरामिड तो देखा होगा आपने किताबों में। इसमें ऊपर कौन है? उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं।
या तो उच्चतम न्यायालय कह लो या सर्वोच्च न्यायालय कह लो। सेकंड कौन सा है? हाई कोर्ट। तीसरा कौन सा है? जिला न्यायालय। और फिर कौन सा है? अधीनस्थ न्यायालय है। अब आ रहा है भावना, निकिता? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाओ इसके, यही की यही। पहला क्वेश्चन लिखो, सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो इनको, यही। सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्याय। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। दूसरा सवाल लिखो, कार्यपालिका के प्रकार लिखें। कार्यपालिका के प्रकार लिखें। कितने प्रकार हैं? 2। पहला कौन सा? नाम मात्र का। और दूसरी वास्तविक। साथ के साथ आंसर भी आप लिखते जाओ। तीसरा, नाम मात्र की कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्र में अध्यक्ष कौन हैं? कौन होगा केंद्र में अध्यक्ष? कौन होंगे? राष्ट्रपति जी। और राज्य में कौन होंगे? राज्यपाल। नाम मात्र की कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। अब इसको केंद्र हटाकर अगला सवाल लिख लो, राज्य। नाम मात्र की कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन होते हैं? अगला सवाल बन गया 4 नंबर का। अगला सवाल 4 नंबर का, नाम मात्र की कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अब अगला सवाल और देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति राज्य केंद्र का, देश का प्रथम नागरिक, और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। पहला नागरिक राज्य में कौन? राज्यपाल। देश में कौन? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वास्तविक का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो ये कौन होंगे? प्रधानमंत्री साहब होंगे। और अगर इसको मैं हटा दूं वास्तविक, कहा? केंद्र में, और इसकी जगह क्या रख दूं? राज्य। अब ये आंसर क्या हो गया? राज्यपाल हो गया, सॉरी मुख्यमंत्री हो गया। अगर मैं हटा दूं किसको? राज्य केंद्र को, तो इसकी जगह क्या रखूं? राज्य। तो क्या आंसर बन जाएगा? राज्यपाल महोदय बन जाएंगे। अब आप अगला सवाल लिखें, संसद किन किन से मिलकर बनी है?
मिलकर बनी है, या इसका अर्थ आता है संसद है, संसद है, यह आएगा संसद बनी है। क्या आएगा? संसद बनी है। तीनों एक ही सवाल है। आपसे पूछेगा संसद किन किन से मिलकर बनी है, या संसद है या संसद बनी है, तो किस किस से? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। सवाल है संसद किन किन से मिलकर बनी है, और आंसर क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। अगला सवाल, संसद का अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? विधायिका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक तो कार्यपालिका से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहां से ये खूब पूछे जाते हैं, और एक यहां से। पहला सवाल, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? अगला सवाल, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे है? संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे है? अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? है किसी को पता? चर्चा तो की थी अपन ने एक बार। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? पिरामिड न्याय व्यवस्था। नहीं, ये तो पिरामिड प्रकार है, एकीकृत व्यवस्था है। इसको करेक्ट करना। पिरामिड की तरह तो स्ट्रक्चर बनता है, इसका प्रारूप बनता है ना? और व्यवस्था कैसी है? एकीकृत। इसको आंसर को सही करना। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? तो एकीकृत। आंसर क्या आएगा? एकीकृत न्याय व्यवस्था। भावना करेक्ट कर लिया। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? तो किस प्रकार की है? एकीकृत। इसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है? पिरामिड प्रकार का है, पिरामिड के आधार पर है। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास। और इसमें आप क्या लिख सकते हो न्यायालय के अलावा? कि न्यायालय ऑब्लिक करके सुप्रीम कोर्ट आप लिख सकते हैं। इसमें अगला देखें, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? ये अब आपको ध्यान से देखना है।
सबसे ऊपर का न्यायालय कौन सा? उच्चतम न्यायालय। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। इसका मतलब ये कहानी इस प्रकार से चल रही है। ऊपर की, आप अभिलेख न्यायालय का आंसर लिख रहे हैं, ऊपर की अदालतों के फैसले, ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों के लिए, नीचे की अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर कोई आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर कोई आदेश देगा, तो वो आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। और नीचे की अदालत भविष्य में किसी भी केस में ये दर्शा सकते हैं कि ये वाला काम अगर आप करते हो तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और हम भी इस आदेश की पालना कर सकते हैं, या हम भी ऐसा ही कानून ला सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं वो उच्च न्यायालय के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ऊपर की अदालतों के फैसले या रिजल्ट नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है? अभिलेख न्यायालय कहा गया है। निकिता, यस सर। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ये समझ में आ गया? क्लियर? हटा दूं इसको? यस सर। ठीक है। आज अपन शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर, संविधान निर्माण। संविधान सभा कह लो, संविधान निर्माण कह लो, एक ही बात है। कौन सा चैप्टर है ये? तीसरा। 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर कौन सा है? तीसरा। आप देखें, संविधान किसे कहते हैं? पहला ही सवाल आता है, संविधान किसे कहते हैं? आंसर क्या आएगा? नियम कानूनों के संग्रह को, नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्लियर है? संविधान किसे कहते हैं? जिसमें एक तो क्या हो? रूल्स हो, या क्या हो? रूल्स ही है, नियम कह लो, कानून कह लो, एक ही बात है। नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। इसमें कंप्लीट नियम एक जगह एकत्रित कर लिए जाते हैं और फिर इसके आधार पर क्या होता है? शासन होता है। पहली बार हमारे यहाँ संविधान की मांग 1895 में हुई थी वैसे तो, लेकिन वो बहुत पहले हो गया। पहली बार संविधान की मांग, आपको ध्यान रखना है, गांधी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने। कहा था भारतीय
अपना संविधान खुद लिखेंगे। भारत ये अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। भारत ये अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। ये विचार किसका था? गांधी जी का था। अब हम संविधान की बात करते हैं। तो इसमें कुछ आंकड़े हैं, आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा, भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान है। अब इसका सवाल बना लीजिए आप। भारत का संविधान किसने बनाया? तो किसने बनाया? भारत की जनता ने बनाया। भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित है? भारत की जनता के द्वारा। तो ये तथ्य आपके क्या बन जाएंगे? सवाल बन जाएंगे। भारत में अंतिम प्रभुसत्ता, भारत में अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? आंसर क्या आएगा? जनता। हमने पढ़ा था प्रभुसत्ता कह लो, संप्रभुता कह लो, सोवर्टी कह लो, और ये सब किसमें निहित है? जनता में निहित है। आप इसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि भारत में अंतिम प्रभुसत्ता किसमें है? तो वो किसमें है? जनता में निर्धारित है। हमने सर्कल बनाया था, सर्किल में अच्छे बुरे लोग रखे थे, फिर पुलिस रखी थी, फिर न्यायालय रखा था, और न्यायालय पे कंट्रोल करने के लिए विधायिका संसद रखी थी, और संसद के बाद लास्ट में हमने क्या रखा था? लास्ट में हमने रखा था जनता। यानी कि सर्वे सर्वा हमारे देश में कौन है? जनता ही है। यहां तक कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है ये? इसमें आगे देखें। संविधान सभा की प्रथम बैठक, बहुत काम का कथन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बहुत काम का कथन है। सवाल पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी कि संविधान सभा के जो 389 लोग थे, कुल कितने थे? 389 कुल सदस्य, 389। उनकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इनकी बैठक हुई। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सवाल क्या पूछा जाएगा? जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके जो अस्थायी, शब्द ध्यान रखना, 2 शब्द, पहला तो कौन सा? अस्थायी, और दूसरा कौन सा? पहली बैठक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत काम का सवाल है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, आपको ये याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये भारत के संविधान की प्रथम बैठक के
अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी। आप जानते हैं किसी भी मीटिंग में अध्यक्ष का होना जरूरी है। अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो वहां उपस्थित लोगों में से ही क्या होगा? अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। एक ये भी सवाल, संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो ये थी 11 दिसंबर 1946। ये भी बड़ा काम का सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो ये कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में क्या बने? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। सवाल क्या क्या पढ़ लिया? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा के? 389। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बताओ, लिख लिया क्या ये? यस सर। ओके, टाइम अब भी हो गया है, क्लास भी कंप्लीट है। कल पहले इनको सुनेंगे, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी। आप सिलेबस जरूर देखते रहना किताब में। तीसरा लेसन हमने शुरू कर दिया है, ठीक है ना? ओके सर। यहां से कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है।